हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे सिक्स्थ क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री जिसका चैप्टर नंबर है 2। हमने पहला चैप्टर पहले कर लिया है और आज हम करेंगे इसका सेकंड चैप्टर और जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो जैसे आप देख सकते हैं कि शीर्षक में ही आधा आधा जो चैप्टर की स्टोरी है वो छिपी होती है ना। जैसे आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक की खाद्य वो जो पहले थे लोग वो क्या खाते थे और आज तक की जो हिस्ट्री है उसके बारे में बताया गया है, भोजन के बारे में। तो यहाँ पर तुषार की ये रेल यात्रा के बारे में बात हो रही है। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। कहाँ जा रहा था? दिल्ली से चेन्नई। तो रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते जा रहे हैं। तभी उसने सोचा, चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, पता है लोगों ने मात्र 150 वर्षों पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की है, बस तो इसके कुछ दशक बाद आई है। तो रेल कभी यात्रा शुरू की थी? रेल से 150 साल पहले। 150 साल बहुत ज़्यादा होते हैं और 150 साल पहले यात्रा शुरू की, बस तो अभी आई है, थोड़े से वर्षों पहले। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने की तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? भाई ये थोड़ी सी मिस्टेक है, यात्रा है यहाँ पर, आप यात्रा कर लेना, ओके। क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो तुषार क्या करता है? तुषार दिल्ली से चेन्नई वाली ट्रेन में बैठा है और बैठते बैठते देख रहा है कि सारे पेड़ पौधे पीछे की तरफ भागे जा रहे हैं। और फिर वह सोचता है कि जब रेल, बस ये साधन नहीं थे तो लोग यात्रा कैसे करते थे, आते जाते कैसे थे, है ना। तो इस प्रकार से तुषार के मन में अनेक विचार आते हैं। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट है इसका आरंभिक मानव। आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? क्यों घूमते थे भाई इधर उधर? आरंभिक मानव यानी कि सबसे पहले आदि मानव, है ना। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। कितने साल पहले? 20 लाख। 20 लाख तो बहुत ज़्यादा साल होते हैं। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से बुलाते हैं। किसके नाम से? आखेटक खाद्य संग्रह, जो खाने की वस्तुओं का बंदोबस्त करते हैं, उसके नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से? आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो भोजन का इंतजाम करते थे। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। किसका? जंगली जानवरों का, जैसे शेर, हिरण वगैरह वगैरह। मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे। क्या पकड़ते थे? मछलियाँ और चिड़ियाँ। फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। इससे कई कारण हो सकते हैं। क्या कारण हो सकते हैं भाई? देखते हैं। पहला कारण यह है कि अगर वे एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। तो क्या होता थे? यदि वे एक जगह पर रहते थे ना तो वहाँ पर जो पौधे थे, फल लगते थे और जो जानवर होते थे वो वहाँ पर समाप्त हो जाते थे और इसके लिए उनको की तलाश के लिए उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। तो दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है कि जानवर और अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए, क्या? हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। किसके लिए? शिकार के लिए, हिरण के लिए और अपने मवेशियों का चारा ढूंढने के लिए। तो इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते हैं। तो कौन जाते थे? शिकार करने वाले लोग इनके पीछे पीछे जाते थे। तो दूसरा कारण आपने देखा, जैसा कि आपने देखा कि जो जानवर हैं अपने शिकार के लिए दूसरे स्थान पर जाते थे और वो जो ये लोग हैं उन जानवरों को पकड़ने के लिए, अपना शिकार बनाने के लिए इनके पीछे जाते थे। तो दूसरा कारण यह था। तीसरा कारण,
तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। क्या? जैसे गर्मी के मौसम में आम आते हैं, सर्दी के मौसम में मूंगफली आती हैं, इस प्रकार से मौसम के हिसाब से फल फूल आते हैं और उसकी तलाश में वो अलग अलग स्थानों पर जाते हैं। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं है, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। किसका? नदियों का और झीलों का। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। तो क्या था इसमें कि लोग पानी की तलाश में भी इधर उधर जाते थे। कई झीलें तो हमेशा भरी रहती, लेकिन कुछ ऐसी थी जो सूख जाती थी, और वहाँ पानी सूख जाता था तो वे दूसरे स्थान पर चले जाते थे। आगे दिया गया है, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। आरंभिक मानव मतलब जो पहले मानव था, उसके बारे में जानकारी कैसे मिली लोगों को। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। जो पुरातत्वविद होते हैं ना, कौन होते हैं? पुरातत्वविद जो खोज करते हैं, वो क्या होते हैं? पुरातत्वविद होते हैं। उनको कुछ ऐसी वस्तुएं मिली होंगी जिनका वो उपयोग करते थे, और उससे वो आइडिया लगाते थे कि वहाँ पर लोग क्या करते हैं। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से प्रत्येक के औजार आज भी बचे हैं। तो क्या करते थे वो? जैसे पत्थरों के, लकड़ियों के, हड्डियों के आदि के औजार बनाते थे, और वो औजार हैं जो पुरातत्वविदों के हाथ लग जाते हैं। तो इस प्रकार से वो आइडिया लगा सकते हैं कि वो मानव क्या करता था, पहले मानव क्या करता था। आगे देखते हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने, या पेड़ों की छाल और जानवरों की छाल उतारने के लिए भी किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोंपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो क्या किया जाता था? इनमें से कुछ औजारों का उपयोग जैसे फल काटने के लिए, फूल काटने के लिए, और कुछ का हड्डी मांस काटने के लिए, पेड़ों की छाल काटने के लिए, जानवरों की खाल उतारने के लिए, और कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार तैयार किए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ भी काटी जाती थी, और लोग क्या करते थे? लकड़ियों का उपयोग झोपड़ियाँ बनाने के लिए भी करते थे और औजार बनाने के लिए भी करते थे। तो इस प्रकार से वो प्रयोग करते थे। ये देखो, ये क्या दिया गया है? ये दिए गए हैं पत्थर के औजार, ये भी और ये भी। साइड में लिखा है पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं, जो बाएं वाला है, यानी कि ये क्या करने के लिए? इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। और दाएं जो ये है, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सीलने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। तो आगे देखते हैं। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 लाल त्रिकोण वाले स्थान में पुरास्थल हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते हैं। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों में के किनारे पाए गए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो, लाल त्रिकोण वाले कौन से हैं? पूरा पौराणिक पुरास्थल। ये देखो, जैसे कुरनूल की गुफाएं, उसंगी, भीमबेटका, और कौन है भाई यहाँ पर? तो इस प्रकार ये थे, है ना। लाल त्रिकोण वाले यहाँ पर 3 दिए गए हैं, जैसे कुरनूल, उसंगी और भीमबेटका। तो ये कहाँ थे? जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रहों के होने के प्रमाण मिले हैं। नवपसाण में क्या थे? जो ये हैं नवपसाण, ये पयमपली, हल्लूर, महागढ़ा, कोल्डी हवा, है ना,
चिरांद, दाओजली, मेरगढ़ और बुरजहोम, ये नवपाषाण पुरास्थल हैं। महापाषाण पुरास्थल है जो ये ग्रीन कलर के, आदिचनूर, ब्रह्मगिरी, इस प्रकार से ग्रीन वाले हैं। और आरंभिक गांव है भाई ये वाले, इनाम गांव है ना जैसे। और ये जो लास्ट रहता है आधुनिक नगर, ये स्टार है कोलकाता और मुंबई। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। क्या ढूंढते थे? पत्थरों के लिए वो अच्छी जगह ढूंढा करते थे। यहाँ पर दिया गया है भीमबेटका, आधुनिक मध्य प्रदेश में है जो। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश और धूप हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी? क्या बता सकते हो भाई? उन्होंने आंधी तूफान से बचाव के लिए पत्थरों की गुफाएं होती थी पहले, उसको वो यूज करते थे। आगे दिया गया है एक शैल चित्र। इनसे हमें क्या पता चलता है? एक शैल चित्र दिया गया है। इस चित्र में जैसे देखो आगे हिरण भाग रहा है और पीछे उसके आदमी लगा है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ दीवारों पर ये चित्र मिले थे। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से क्या किया गया है? सजीव चित्रण दिया गया है। आगे देखते हैं पुरास्थल। ये पढ़ लेते हैं पुरास्थल के बारे में क्या दिया है। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? औजारों के अवशेष, बर्तनों के अवशेष और इमारतों के। उस स्थानों को क्या कहते हैं? पुरास्थल। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था। किसके लिए? अपने काम के लिए। और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं नदी के तल में? पुरास्थल। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। आग की खोज। देखो भाई आग की खोज कैसे हुई, देखते हैं। मानचित्र 2 में कुरनूल की गुफाएं ढूंढो। मानचित्र 2 में ये देखो, ये रही कुरनूल की गुफाएं। आगे देखते हैं। कुरनूल की गुफाएं दी गई हैं। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। किस चीज़ के? राख के। तो इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। क्या करना सीख गए थे? आग जलाना। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता था, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए भी आग का प्रयोग किया जाता था। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? जैसे आज हम बहुत सारे कारणों से आग का उपयोग करते हैं, जैसे खाना बनाते हैं आग से, है ना। और आग से हम बहुत सारे काम करते हैं, जैसे माचिस होती है उसकी तिल्ली से हम बहुत सारे काम करते हैं माचिस से, है ना। नाम और तिथियाँ। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे थे। आरंभिक काल को वे क्या कहते थे? पूरा पाषाण काल। यह दो शब्दों पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी कि पत्थर, यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों को महत्व को दर्शाता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल के दौरान माना जाता है। कहाँ से? 20 लाख साल से पहले से और 12,000 साल तक। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे आरंभिक पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण और उत्तर पुरापाषाण। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इस काल के दौरान घटित हुई है। किसकी? मानव इतिहास की। मतलब जो 1% है वो नवपाषाण काल, और एक और कौन सा था वो महापाषाण काल में हुई है। 1% है जो। ओके। जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहा जाता है। क्या मिले हैं? पर्यावरणीय बदलाव, उसे क्या कहते हैं? उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण काल। इसका समय लगभग 12,000 से 10,000 साल पहले माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। कितने होते थे? बहुत ज़्यादा छोटे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। कौन सा है ये? मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण काल। और सबसे छोटा लघु पाषाण काल भी इसे कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियां तथा लकड़ियों के मुट्ठे, लगे हंसिए और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते हैं। अगले युग की शुरुआत
लगभग 10,000 साल पहले से होती थी। इसे नवपाषाण युग कहा जाता था। अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले होती है, उसे क्या कहते हैं? नवपाषाण। नवपाषाण का क्या मतलब है? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुमने इसे अनेक नाम दे लेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। आगे दिए गया है भाई बदलती जलवायु। तो चैप्टर कुछ बड़ा हो जाएगा और वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो हम ये चैप्टर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो मिलते हैं सेकंड पार्ट, सेकंड वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल आपको इसका सेकंड पार्ट मिल जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।